जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्ते दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी को आसान बनाना वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। हम कहते हैं कि ज़िंदगी, कई बार ऐसे कुछ लोग कहने लगते हैं कि ज़िंदगी से बेहतर तो मौत है क्योंकि मौत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी को भी आसान बनाया जा सकता है अपनी खुद के अटेम्प्ट से। अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाते रहिए, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। इस बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। हमारे साथ है डॉक्टर प्रेमा जी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम भाई जी। बात कर रहे थे हम पिछले एपिसोड में, कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स जो कि लाइफस्टाइल था और हेल्थ था, लेकिन अभी हेल्थ के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ शिकस्त कर रही है हेल्थ को हमारे, वो है बीमारियाँ। बीमारियाँ एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ आजकल लोगों को हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ वो क्या होती है? हेल्थ में सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस क्यों इतना हावी हो रहे हैं? अगर हम देखें शब्द डिस-ईज, डिजीज़ का अर्थ है DISEASE। डिस-ईज का अर्थ है कहीं ना कहीं मैंने अपनी नेचुरल ईज को खो दिया है, तो DIS हो गया हूँ। इसका अर्थ है, आयुर्वेदा में बताया गया है, पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमारे दोनों लोअर लिम्ब, काफ मसल्स, वो हमारे ब्लड को पंप करते हैं वापस हार्ट में, दिल में। अच्छा, काफ से दिल में जाता है? ये हमारा, मैं कहूँगा कि हमारे ये हार्ट है, सेकंड हार्ट है। और ये जितना काम करता है उतना मेरा हार्ट काम करेगा। जितना मैं चलूँगा उतना ये हार्ट मेरा काम करेगा, पंप करेगा। दोनों पंप हैं। वो पंप ब्लड को वापस भेज रहा है और ये पंप ब्लड को वापस दे रहा है, ऑर्गन्स को, सेल्स को। वो ब्लड दे रहा है, यहाँ आता है, लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है, वापस हार्ट में आता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हर बॉडी के ऑर्गन को अपनी अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ब्रेन को 20% है। तो हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो ये दो पंप हो गए। दूसरा हमारा पेट, जहाँ खाना हम खा रहे हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, डाइजेशन होता है, ग्लूकोज निकलता है। वो ग्लूकोज पूरे शरीर को एनर्जी देता है। जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे हमारा ग्लूकोज भी ज़रूरी है। दोनों चाहिए, दोनों एनर्जी दे रहे हैं। और तीसरा हमारा ब्रेन, माइंड, मन, ये अगर अच्छी तरह काम कर रहा है तो उसका दबाव हमारे ऑर्गन्स पर कम आएगा, क्योंकि ब्रेन के द्वारा नर्वस सिस्टम पूरा कनेक्टेड है। पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कनेक्टेड है जी। जितना ये ठीक काम करेगा उस तरीके के हार्मोन हमारे अंदर निकलेंगे। अगर मैं बहुत टेंस हूँ, गुस्से में हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे गुस्से वाले हार्मोन, एड्रिनलिन, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे। और ये ज़्यादा निकलेंगे तो शरीर को डैमेज करेंगे। और शरीर डैमेज यानी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ऑक्सीजन कम पहुंचा, तो बीमारी आना शुरू होती है। इसीलिए पहला कारण होता है कहीं ना कहीं अनवांटेड नेगेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है।
जिसको कहें कि हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओके। और उसके कारण ऑक्सीजन कम हुआ तो वहाँ बीमारी आना शुरू होती है। पहला स्टेप होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ सप्लाई ब्लड की ऑक्सीजन कम कर रही है जी। और वहाँ से जेनेटिक में चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो तीनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों को ठीक रखना, अपने लोअर हार्ट को, लिम्स को एक्सरसाइज द्वारा, खाने को क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डिटेल में अपन बात करेंगे जी। और क्या सोचना है, कैसे हैंडल करना है, जैसे मैंने इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा बताया, वो तीनों को हम ठीक रखेंगे तब हमारी पूरी हेल्थ ठीक रहती है, फिजिकल हेल्थ। जी भाई जी। भाई जी, हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो सबसे मेजर बात आती है बीमारियों की, जैसे आज थायराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नी प्रॉब्लम, वेरियस पार्ट्स के प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब बीमारियों की शुरुआत, जैसे ये सब बड़ी बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे सिंपल स्ट्रेस की बात करें तो छोटे लेवल की बात है, लेकिन ऐसी ऐसी बड़ी बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है? जो मेजर थ्योरी है, टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, चाहे खाने से, चाहे स्ट्रेस से, चाहे इन्वायरमेंट से, चाहे सोचने से, वो टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा रुक रहे हैं। कोई भी टॉक्सिन्स अगर ज़्यादा रुकेगा इंटेस्टाइन में तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। इसीलिए आयुर्वेदा का बताया पेट नरम। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जब हम जो खा रहे हैं वो ठीक से नहीं खा रहे हैं या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ज़्यादा देर तक अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। और वो टॉक्सिन्स अगर बाहर नहीं आ रहे हैं, किडनी के द्वारा, स्टूल के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा, परसेप्शन के द्वारा और हमारे लंग्स के द्वारा, सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी पैदा करेगा। तो एक थ्योरी मेजर यही है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और दूसरा थ्योरी ये है कि कहीं हमारी एनर्जी लेवल लो हो रही है। ये भी अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है जिसके ऊपर रेकी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आधारित हैं कि कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी लेवल लो हो गई है और उसके कारण मेरे अंदर का सिस्टम इम्बैलेंस हो गया है। अच्छा। और उसके कारण बीमारी आ रही है। तो मेजर यही रहती है, तो उसका सलूशन यही रहता है, वॉक करो, खाने को ठीक रखो, जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको डिटेल। और जो भी बीमारी है, अगर लें हृदय रोग की बीमारी, अब हृदय रोग क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट मेरी एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं है, तो मेरा पंपिंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, डिपॉजिट होंगे। एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा कहा जो क्लियर करेगा मैसेज को, जो खाना खा रहे हो आप वो डाइजेस्ट होगा या डिपॉजिट होगा, डाइजेस्ट होगा या डिपॉजिट होगा। अगर डाइजेस्ट होगा तो बाहर आएगा, डिपॉजिट होगा तो तकलीफ देगा। इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, वजन का बढ़ता जा रहा है। वो उसका कारण यही है कि जो वो कैलोरीज खा रहा है वो कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो फैट और शुगर, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो रहे हैं और वो बीमारी को लाते हैं। क्योंकि जब हमारा वजन बढ़ता है तो हमारा हार्ट के पंपिंग के ऊपर असर आएगा, लंग्स के ऊपर असर आएगा, ब्रीदिंग के ऊपर असर आएगा, तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, सर्कुलेशन कम होगा, तो बीमारी को जल्दी लाएगा। ये एक मेजर फंडा है, स्टोरी है। और दूसरा है हमारा इम्यून लेवल कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी जी। इम्यून सिस्टम अगर काम कम कर रहा है, बॉडी का अपना एक फाइटिंग आर्मी है जी। WBC रहते हैं, लिम्फोसाइट्स रहते हैं, जो बॉडी की आर्मी है। अगर आर्मी वीक हो जाए
तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमला करेंगे या तो वो बीमारी को प्रोड्यूस कर देंगे। टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बीमारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा फाइटिंग आर्मी रेजिस्टेंस पावर अच्छा है। जैसे ही वो लो हुआ तो वही बैक्टीरिया बीमारी को पैदा कर देगा। इसीलिए आप सुन भी रहे हैं आजकल वायरल प्रॉब्लम बढ़ते एग्जैक्टली वायरल स्वाइन फ्लू ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अलग अलग वायरसेस रहते हैं और वायरसेस अपना स्ट्रेन बदलते रहते हैं, उनमें कैपेसिटी है। जैसे आप देखते हैं आजकल मच्छर को मारने के लिए, मॉस्किटो के मारने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं। एग्जैक्टली पहले अलग था, सिंपल था, धुआं करते थे, पर अब इतने अलग अलग प्रोडक्ट आ गए हैं क्योंकि मॉस्किटो भी अपनी स्ट्रेन को वो कर देता है, चेंज कर देता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, तो डीडीटी का असर आएगा ही नहीं उसके ऊपर। दवाई ले रहे हैं क्लोरोक्विन का, उसका भी असर आएगा नहीं। इसी तरह से वायरसेस भी स्ट्रेन बदलते हैं और इसके कारण ये फ्लू का प्रॉब्लम जो अभी बढ़ा हुआ है कि मेन है हमें अपने रेजिस्टेंस को भी ठीक रखना पड़ता है, इम्यूनिटी को ठीक रखना पड़ता है। तो ये दो मेजर कारण हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन की कमी हुई, और दूसरा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं डाउन हो गया। भाई जी जैसे बात कर रहे थे हम फूड की, अब नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, योगा है, जिमिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से, वॉकिंग की बात कर रहे थे आप, लेकिन एक्सरसाइज अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वैसे तो हम डेली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कई बार मोनोटोनस लाइफस्टाइल के वजह से भी एक्सरसाइज का वो डिटोरिएशन होने लगता है, तो आपके हिसाब से एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, एक्सरसाइज का अर्थ होता है जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे किचन में कर रहा हूँ, बर्तन सफाई कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, उसमें हमारा हार्ट और लंग एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है, वहाँ तक ही वो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। पर यहाँ हम कर रहे हैं कि मैं अपनी हार्ट बीट को बढ़ा रहा हूँ, पंप को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। हार्ट क्या है? मसल्स हैं, उन मसल्स का मैं पावर बढ़ा रहा हूँ, तो उसको पावर को बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तब वो बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रिदम से वॉक करते हैं, तेजी से वॉक करते हैं, 1 मिनट में 90 कदम, 100 कदम, 110 कदम। जब मैं वॉक फुल करूँगा तब मेरा हार्ट बीट बढ़ेगा। अगर मेरा नॉर्मल हार्ट बीट है 80, तो वो जाएगा 90 तक, 100 तक जाएगा, 110 तक जाएगा। जॉगिंग करते हैं जो फास्ट करते हैं और तेज जाएगा। तो जितना ये बढ़ेगा हार्ट और लंग का फंक्शन बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और जो आर्टरीज हैं वो डायलेट होंगी, तो खून का सप्लाई बढ़ेगा, तो जो वीक एरिया वहाँ भी खून पहुँच जाएगा जहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक्सरसाइज का एक अपना रोल है, पर ये नहीं कि हम ओवर वो भी करें, जो आज का कभी कभी ट्रेंड देखने को आता है वो भी नहीं करें। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, एक नॉर्मल व्यक्ति की अलग है, एक स्पोर्ट्समैन की अलग है, एक मजदूर की अलग है, हर एक की अलग अलग है। तो वो देखना पड़ता है कि मेरा काम क्या है, मैं कितना बर्निंग करता हूँ, उसके अनुसार एडवाइस की जाती है कितना तुझे बर्न करना है। डायबिटिक है तो डायबिटिक को थोड़ा एक्स्ट्रा और करना पड़ता है क्योंकि उसकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, तो उसको बर्न करना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। और जहाँ मौका मिले, आजकल मैं तो यही कहता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं लोग बहुत उलझ गए हैं, समय ही नहीं मिल रहा है, रात को देर से आ रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो वो कहाँ करेगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि जब जाए जहाँ चाहे, थोड़ा बीच बीच में हर 1 घंटे में 2 घंटे में उठकर खड़ा होए और पाँव को नॉक करे, और या तो बैठे बैठे ही करें मसल्स को। जितना हम मसल्स को करते हैं, टैपिंग करते हैं, उतना हमारे मसल्स, स्केलेटल मसल में शुगर
वो रहता है, तो वो मोबिलाइज करता है। तो टैपिंग करते रहें, यानी ज़्यादा देर 2 घंटे मैं कहूँगा, मैं तो आजकल कहता हूँ 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा आपको हो गया बैठे बैठे, तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, हल्का सा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, टैपिंग करो, तो कम से कम जो सर्कुलेशन है वो वापस बेटर हो जाएगा। और वो हम इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस में हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक के प्रॉब्लम, क्लॉटिंग प्रॉब्लम, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं जी। आजकल। कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स मोर है वर्ल्ड के किसी भी देश से। वो कुछ हमारे बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ हमारा सोचने का स्टाइल अलग है, हमारे इमोशन बहुत फास्ट सेंसिटिव हैं, तो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है जी। उसके कारण ज़रूरी हो गया है कि कुछ ना कुछ हर घंटे में 2 घंटे में खड़े होकर कुछ ना कुछ करें जो आपको अच्छा लगता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ एक्सरसाइज करो, जो आपको जैसे अच्छा लगता है, डांस करना है डांस करो, कुछ भी अपने बॉडी को स्ट्रेच करो जी भाई। किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस स्टाइल में करना है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करो। इसीलिए हमारे देश में भांगड़ा आया, गरबा आया, कथक आया, डिफरेंट स्टाइल्स फेस्टिवल डांस के भी। बिल्कुल। क्यों आए? क्योंकि उस समय व्यक्ति बाहर आता है और बाहर आकर वो अपने को डिफरेंट वे से बाहर प्रोडक्ट को, अंदर के इमोशंस को भी बाहर लाता है, हंसता है, खेलता है, डांस करता है, तो वो सिस्टम काम करते हैं। पर अब लोग क्योंकि घरों के अंदर ही रहना शुरू कर दिया, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल जो आप पूछ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी। क्योंकि मोबिलाइज नहीं हो रहा है ना, बैठने के जॉब ज़्यादा हो गए हैं। भाई जी, इसी से मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे हम बात कर रहे थे अभी एक्सरसाइज की, लेकिन फूड जिसकी बात कर रहे थे, फूड अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे ऑप्शंस है आज मार्केट में भी, आज घर में भी हम बनाने जाते हैं तो कितनी सारी वैरायटी है। तो आपके हिसाब से कौन से फूड प्रोडक्ट्स आर मोर हेल्दियर एज कंपेयर टू अदर्स? नहीं, फूड एक बेसिक न्यूट्रिशन का फार्मूला है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए, तीनों चाहिए। तीनों का एक परसेंटेज रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन है, प्रोटीन है और फैट भी है। तो पहली बात, तीनों चीज़ें हमारे खाने में प्रॉपर होना चाहिए। अब बेसिक ये है कि बहुत कुक ना करें, ओवर कुक नहीं करें, जो खाना जिस लेवल का है वो तय कुक करें। ओवर कुकिंग से क्या हो रहा है कि जो विटामिन्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। हम मार कहाँ खा रहे हैं कि जहाँ हम खाना जो थाली में आता है, वैरायटी खाना, क्योंकि हम लोग काफ़ी वैरायटी खाते हैं। बिल्कुल, इंडियंस आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन दैट। तो उसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में प्रॉब्लम है हमारा। जैसे मैं शादी में गया, शादी में मैंने शुरू से खाना शुरू किया, चाट पकौड़ी खाई, ये खाया, एपिटाइज़र लिया, फिर खाना खाया, फिर दही भी लिया और चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी ले ली, आइसक्रीम भी खा ली। तो अब आप देखें कितनी कैलोरीज चली गई एक खाने में। मेरी कम से कम 800 कैलोरी या 1000 कैलोरी अंदर गई। जी। अब वो 1000 कैलोरी अंदर जाकर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, दही भी है तो आइसक्रीम भी है, तो सब चीज़ें हैं, वेज है, नॉन वेज है, तो सब जाकर बॉडी में डाइजेशन सिस्टम को वीक करते हैं। अब वो खाना ज़्यादा देर रुका रहेगा क्योंकि ठंडा भी खा लिया, खाना गर्म है, आपने ऊपर से कुछ ठंडा डाल दिया, आइसक्रीम खा ली एकदम, तो अब क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर पीएच पर खाना चालू होता है स्टमक से, और कम से कम 2 घंटे स्टमक, 1.5 घंटे से 2 घंटे तक खाना रुका रहता है स्टमक में। अब वहाँ खाना प्रोसेस होता है।
अब वो प्रोसेस होकर फिर आगे जाता है। अब उस 2 घंटे में मैंने फिर कुछ खा लिया तो वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, गैस पैदा करेगा। और इसीलिए आजकल आप देखते हैं पेन के प्रॉब्लम बहुत हो गए, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अनवांटेड गैस का भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, एसिडिटी बढ़ गई और वो जो खाने का डाइजेस्ट चेंज है, पीएच उसका चेंज हुआ तो खाना जल्दी ज़्यादा देर रुका रहेगा और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। कब्जी आजकल एक मेन प्रॉब्लम हो गया। और जैसे मैंने कहा टॉक्सिन्स अगर ज़्यादा देर रुके रहें तो वो नुकसान करेंगे। तो कॉम्बिनेशन को इम्प्रूव करना है। जैसे कहा जाता है एसिडिक खाना और अल्कलाइन खाना। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हर खाने का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। हम लोग यहाँ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हार्ट के ऊपर, उसमें खाना हम लोग पहले उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड देते हैं थोड़ा फ्राई करके, और फिर उनको फ्रूट देते हैं 2 घंटे बाद। फल कभी भी खाने के साथ एकदम मिक्स नहीं करना चाहिए। फ्रूट का अपना अल्कलाइन डाइजेशन है और खाने का अपना अलग डाइजेशन है। दोनों को मिक्स कर दिया तो वो खाना डेफिनेटली गैस करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। तो उसको हमें गैप देना पड़ती है। अगर गैप देना आ गया तो फिर वो व्यक्ति हेल्दी रहेगा कि कौन सा खाना किसके साथ खाना चाहिए, एसिडिक, अल्कलाइन। तो फ्रूट का गैप हमेशा करें। ज़्यादातर फ्रूट गैप में खाएं। कुछ फ्रूट हैं जो खाने के साथ चलते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि ठीक है खा लो, पपीता है, अमरूद है, अनार है, ये 3 ऐसे हैं जो चल सकते हैं। पर मेजॉरिटी फ्रूट हैं जो खाने के 2 घंटे पहले या बाद में खाएं, क्योंकि पूरा प्रोसेस डाइजेशन का अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 घंटे में होता है। तो वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, फिर गैप में खाया तो ठीक रहता है। जी भाई जी। और स्टमक का 2 आवर्स है, वही मेन है। अगर उस समय फिर डाला कुछ तो वो प्रोसेस को देगा। तो उसको हमें इम्प्रूव करना। बाकी हम लोग खाना तो अच्छी नॉर्मल खा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ओवर कुकिंग, और दूसरा मिक्सिंग, और तीसरा कैलोरीज को नहीं देखते हैं कि किस समय क्या लेना, वो नहीं देखते। भाई जी आपने इतनी सारी बातें बताई हमें, इतनी सारी ब्यूटीफुल बातें, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमारे ही हाथ में है। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम जो इनटेक लेते हैं वही हमारे लिए बेटर या फिर हमें डिटोरिएट कर सकता है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या जाना, खान पान, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं आजकल कि लाइफस्टाइल अगर हम बात करते हैं तो फूड उसमें सबसे ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है। लेकिन फूड जो कि है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों पर निर्भर करता है। जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसके संकल्प सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी बात के साथ अगले शो में हम आपसे मिलेंगे। कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।